गुड इवनिंग एवरीबडी। आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं उसका नाम है पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट में क्या होता है? पावर तो अपने को पता, पावर इज इक्वल टू वी आई, डीसी सर्किट में पढ़ाई है, लेकिन एसी सर्किट में थोड़ा बदल जाता है। इसके अंदर एक शब्द आ जाता है पावर फैक्टर। अब ये पावर फैक्टर क्या होता है और पावर कैसे निकालते हैं तो ये अपन देखते हैं। पहली चीज मैं बता दूं, दो तरह की पावर्स निकलेगी। पहली पावर होगी इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है उसी समय पर पावर। जैसे तुमने बिजली चालू करी, एसी बहना चालू हुआ और 3:32 पे जो पावर थी दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस पावर, जो थोड़ी देर में चेंज हो जाएगी क्योंकि करंट की वैल्यू भी चेंज होने वाली है और वोल्टेज भी चेंज होने वाला है। तो ये दोनों चेंज होगी तो पावर चेंज हो जाएगी। तो उस समय पे जो पावर होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और वो टी बराबर समथिंग इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसे पे निकलती। दूसरे नंबर पे बता दूं कि जो पावर निकलेगी वो निकलेगी एवरेज पावर। तो एवरेज पावर एक साइकिल के लिए निकलेगी कि एक साइकिल के अंदर कितनी पावर खर्च हुई, तो उसको अपन बोलेंगे एवरेज पावर। उसको हमको इंटीग्रेशन करके लेके आना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस पावर का, ये तुमको समझ में आ रहा होगा। तो पावर जो है वो दो प्रकार से निकलेगी, पहली है इंस्टेंटेनियस, दूसरी है एवरेज। तो अपन दोनों निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखें। पावर इन एसी सर्किट लिखे, हेडिंग डाले पावर इन एसी सर्किट। इसमें लिखे हैं टाइप्स। पहला जो निकलेगा वो निकलेगा इंस्टेंटेनियस। पावर। दूसरे नंबर पे जो निकलेगा वो निकलेगा एवरेज पावर। एवरेज पावर फॉर ए फुल साइकिल। जब बोला नहीं गया हो तो फुल साइकिल के लिए ही निकलेगी। एवरेज पावर को अपन पी से लिख देंगे और इंस्टेंटेनियस पावर को अपन पी आई से लिख देंगे। अब इसमें मान लो कि उसने नंबर 1 पूछा कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए क्या करोगे? पावर का फॉर्मूला तुम्हारे पास V इंटू आई, ठीक है। तो पावर इंस्टेंटेनियस क्या निकलेगा? वोल्टेज इंस्टेंटेनियस इंटू करंट इंस्टेंटेनियस। अब इनकी तो इंस्टेंटेनियस की इक्वेशंस होती हैं, वोल्टेज की भी इक्वेशन होती है, करंट की भी इक्वेशन होती है। वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की क्या इक्वेशन होती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, प्लस माइनस फाइ। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, करंट को मैंने फाइ में क्यों लिया? तो उसका रीजन ये है कि हमें पता नहीं है कि किसकी पावर पूछ रहा है। वो 7 सर्किट में से किस सर्किट की पावर पूछ रहा है। किसी की भी पावर पूछेगा तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये सातों में से किसी की भी, 7 मतलब कौन कौन? ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, ऐसे वाले, या फिर इंडक्टर और कैपेसिटर साथ में, या एलसीआर साथ में। तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसका फेज डिफरेंस भी साथ में डाल देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी में फेज डिफरेंस यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, वो 90 आ रहा है, तो 90 डाल दो, तो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर दे देगा उस समय की। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला? तो ये वाला जो है ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम कब? जब हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी होगी, ठीक। चलिए अब दूसरे नंबर पे देखें। दूसरे नंबर पे कौन सी निकलेगी? एवरेज पावर। एवरेज पावर। एवरेज पावर इज फॉर फुल साइकिल, ठीक है। ये पूरी एक साइकिल के लिए निकल सकती है। अब निकालते कैसे? तो उसके लिए पहले एक फॉर्मूला समझें। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ऐसा होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। मान लो कि हमने स्मॉल वर्क किया, स्मॉल वर्क is done by the source, done by the source in time dt, in time dt। स्मॉल वर्क किया तो वो वर्क कितना होगा? वो होगा dw, विच इज इक्वल टू पावर इंस्टेंटेनियस इंटू dt। अब तुम्हें अगर dw निकालना है तो तुम पावर इंस्टेंटेनियस डाल दो इसके अंदर। पावर इंस्टेंटेनियस तुम्हारी क्या थी? वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस माइनस फाई और इसके पीछे लगा है डी टी। यही बात समझ में, ये डी डब्ल्यू, ये डी टी, और इसके बीच में मैंने इंस्टेंटेनियस पावर डाल दी। अब इस इंस्टेंटेनियस पावर में टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा एक साइकिल के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वी नॉट साइन ओमेगा टी, फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद क्या करना पड़ेगा कि उसको ए प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मुझे जगह चाहिए रहेगी, तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं उसको। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, उसके बाद ब्रैकेट, ये वाली चीज को मैं ओपन कर रहा हूं काई के फॉर्मूले से, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो आई नॉट एज इट इज साइन ए, ये यानी ओमेगा टी, कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी, प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस साइन। इसको मैं थोड़ी देर के लिए प्लस ही ले लेता हूं, लास्ट में माइनस लगा दूंगा जहां जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन, फिर से मल्टीप्लाई करें आगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा और ये आई नॉट का मल्टीप्लीकेशन दोनों तरफ होगा। ठीक, तो इसका मल्टीप्लीकेशन पहले इसमें कर देते हैं। तो ये मिलेगा मुझे वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई। ये समझ में आई बात। इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने इसमें कर दिया इतने में। अब इसी का मल्टीप्लीकेशन इस आई सहित इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि आई का तो मल्टीप्लीकेशन है ही ना अंदर। तो ये इतने का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। तो प्लस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। कोई डाउट तो नहीं है। अगली स्टेप ले रहा हूं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको लिखा मैंने वी नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस इसको 1/2 का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, चला ना, 2 का मल्टीप्लाई किया। अब क्या है देखो, यहां पे ये वाला हिस्सा देखो, ये देखो और ये 2 देखो। तो 2 साइन ए साइन बी, यानी साइन 2a का फॉर्मूला ये, साइन ए साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास। तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो उससे हमको क्या मिलेगा, 1/2 वी नॉट आई नॉट तो मिल ही रहा है, और ये जो पीला जितना हिस्सा ये गया साइन इंटू 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, और डी टी चल रहा है पीछे। ये जो डी टी है ना, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ डी टी है जो कि बड़े ब्रैकेट के बाहर चल रहा, सभी दूर चल रहा हो डी टी। अब ये जो डी टी है ना, ये यहां भी आ जाएगा और ये डी टी मल्टीप्लाई होकर यहां भी आ जाएगा। अब अगली स्टेप लें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो वी नॉट आई नॉट कॉस फाई कॉन्स्टेंट है, बचा क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, प्लस हाफ वी नॉट आई नॉट साइन फाई कॉन्स्टेंट है, बचा क्या साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब अगर मुझे वर्क निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, ये दोनों तो बाहर होगा क्योंकि इनमें कांस्टेंट है। और ये होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, और ये भी 0 से लेकर t तक, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो यहां मिलेगा 0 से लेकर w, वर्क डन। अब ये निकल गया w। अब तुमको याद हो तो मैंने तुम्हें एसी में बोला है कि इसको रट लो, ये हर जगह पे काम आता है इसका इतना इंटीग्रेशन, और तुमको इसकी वैल्यू याद रखनी है, वो t/2 वैल्यू आती है इसकी, याद है क्या? इतने हिस्से की वैल्यू क्या आती है? t/2 आती है। और एक और तुमको याद करने के लिए बोला है, वो है इतने हिस्से का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक। तो तुमको याद हो साइन और कॉस कर्व का वैल्यू 0 आती है इतने हिस्से की, ठीक है?
तो इतने हिस्से की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ये रटना है। तो इससे मिलेगा वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, और इसका इंटीग्रेशन हो गया t/2 प्लस हाफ वी नॉट आई नॉट साइन फाई, और बचे हुए का इंटीग्रेशन हो गया 0। तो इधर वाला तो बेकार ही हो गया, कोई काम का नहीं, छोड़ देते हैं। तो इधर वाला बचा, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल टी वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। ये तुम्हारा वर्क आया, ठीक है। चार्ज को इतना वर्क करना पड़ा। हमें निकालना क्या था, पावर निकालनी थी। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पावर एवरेज। तो अगर एक साइकिल के लिए निकालोगे तो पावर एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन इन 1 साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ 1 साइकिल। तो ये जो तुम निकाल के लाए हो, ये बेसिकली तुम वर्क डन निकाल के लाए एक साइकिल का। ऐसे ही किया है ना तुमने, इट इज द वर्क डन फॉर 1 साइकिल। यही तो इंटीग्रेट करा था अपन ने एक साइकिल के लिए। तो एक साइकिल का वर्क डन निकाला, उसको उठा के इसमें रख दो, तो एवरेज पावर आ जाएगी एक साइकिल की। तो पावर एवरेज इज इक्वल टू हाफ कैपिटल टी वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, और अपॉन में कैपिटल टी, और क्योंकि वो यहां लिखा हुआ है ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। पावर एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दिस इज वर्क डन, दिस इज टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। तो एवरेज पावर जो कंज्यूम होती है एक साइकिल में होती है हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। दिस इज द एवरेज पावर विच एसी सर्किट कंज्यूम्स। ये इसका मेन फॉर्मूला। अब इस मेन फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपन, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर इन 1 साइकिल। एक्चुअली मैं इसलिए इंटीग्रेशन करा देता हूँ, क्वेश्चन ये डायरेक्ट रटवा भी सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी हाफ साइकिल का पूछ ले, कभी 1/4 साइकिल का पूछ ले, तो तुमको एटलीस्ट या याद तो आए कि यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेशन किया था, तो हाफ साइकिल के लिए 0 से t/2 होगा, यहाँ भी 0 से t/2 होगा। इस तरीके से कुछ हाथ पर चलाने लायक तो हो गया, नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला याद कर लोगे कि ये पावर का फॉर्मूला है, तो फिर उसमें कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। फिर भी फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे अपन डिवाइड करने वाले हैं नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस। अब ये जो एक फॉर्मूला बना ना, इसी के जैसा एक दूसरा फॉर्मूला बनेगा, वो भी पावर एवरेज का बनेगा। उसको अपन लिखेंगे 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। ऊपर जो लिखा है उसी को लिख दिया मैंने ऐसा। तो पावर एवरेज इज इक्वल टू, अब इतने हिस्से को देखो और इसको देखो, वी नॉट /√2 क्या होता है, तो वी आर एम एस होता, क्योंकि वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट /√2 है, और आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट /√2 होती है। तो इसकी जगह इसको और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस, और ये वाला जो लिखा हुआ है ये वाला, और ये अपॉन, तो आई नॉट /√2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस। तो इसकी जगह आई आर एम एस आ जाएगा, आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये एवरेज पावर कंज्यूम होगी एक साइकिल के दौरान। अब इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो पावर को सबसे ज्यादा चेंज कर रही है, तो उसका आंसर है कॉस फाई, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू बदलेगी। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फाई क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और ये अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग होगा, करंट एंड वोल्टेज। और अगर सर्किट के लिए अलग अलग होगा तो यही डिटरमाइन करेगा कि कितनी पावर वेस्ट हो रही है। सो कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इसलिए कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये पावर को डिसाइड करता है कि कितनी पावर खर्च हो रही है। अब डिफरेंट सर्किट्स जैसे हैं, जैसे 7 सर्किट्स हैं, तो उनमें 7 सर्किट में डिफरेंट पावर फैक्टर्स होंगे। अब 7 सर्किट में कौन कौन से डिफरेंट पावर फैक्टर्स होंगे, तो कॉस फाई सब वाले केसेस में होगा। तो हमारे पास सर्किट का नाम है, ठीक है, उसका फेज एंगल है, तो उसका पावर फैक्टर भी हमको पता है क्या होगा, ठीक है। तो सर्किट का नाम क्या है, तो देयर आर 7 सर्किट्स, नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, इनके ही फेज डिफरेंस हमें पता है, और फेज डिफरेंस के बाद हम यहाँ पे निकाल देंगे इनका पावर फैक्टर, दैट इज कॉस फाई, ठीक है, कॉस फाई। अब ये सब निकालने के बाद हमको पता पड़ेगा
कि कौन से सर्किट में सबसे कम पावर लॉस है और किस सर्किट में सबसे ज़्यादा पावर लॉस। ठीक है, तो ये जो टेबल अपन ने बनाई, इस टेबल के अंदर हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं। तो सबसे पहला सर्किट जो है वो है आर सर्किट, ओनली आर, फिर ओनली एल, ओनली सी। तो इस सबसे पहले आर में देखो कि करंट और इसमें फेज डिफरेंस कितने का होता है, करंट और वोल्टेज में। तो उसके लिए तुमको यहाँ पे वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो वाला जो याद करवाया था वो छोटे में बना सकते हो, तो ये अपन ने छोटे में बना लिया। ऊपर की तरफ मैंने बनाया VL, नीचे बनाया मैंने VC, इस साइड बनाया मैंने VR और इसी साइड बनाया मेरा करंट। अब यहाँ पे देखो सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो तो ये दोनों तो फेज में आ जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट एक ही दिशा में जा रहा है। इसका मतलब इसका 0 हो जाएगा, लेकिन cos 0 निकालना पड़ेगा और cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, इसलिए पावर फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 1। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि इसका पावर फैक्टर कितना है तो 1 यानी बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर यूटिलाइज हो रही है इस केस में, मैक्सिमम पावर यूटिलाइज हो रही है। अब जब L की बात करें तो L वाले केस में ये L है। ठीक है, ये L है और L का करंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब यहां पे बात करेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा, और जब नीचे की बात करेंगे कैपेसिटर की करंट के साथ तो वो भी 90 डिग्री आएगा। लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एंगल तो फाई है ना। अब यहाँ पे तुम cos 90 रखोगे और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे भी cos 90 रखोगे, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो इसका मतलब नो पावर लॉस, यहाँ पे भी कोई पावर का लॉस नहीं होगा, तो नो पावर लॉस। तो ये दो ऐसे सर्किट हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, इनमें पावर लॉस नहीं होता। ठीक है, मिनिमम होता है या होता ही नहीं है, ऐसा बोल दो, आइडियल है तो होता ही नहीं। अब उसके बाद मान लो कि LC सर्किट है। LC सर्किट है तो L और C की लड़ाई होके कोई ना कोई तो जीतेगा। तो मान लो कि C जीत गया, तो C जीत गया तो नीचे आ जाएगा VC माइनस VL, और करंट तो इधर ही रहेगा। तो अभी भी इनके बीच में पावर एंगल तो 90 डिग्री बना रहेगा ना। तो यहाँ पे एंगल अगर 90 डिग्री बना रहा तो ये भी 90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू 0 है, इसलिए इसमें भी कोई पावर लॉस नहीं होगी आइडियली। वैसे भी क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब पहले वाला कोई लॉस करने को तैयार नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, तो दोनों साथ में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साथ में ही तो हैं। तो ये तीनों सर्किट जो है वो काम के हैं। अब उसके बाद आया RC, फिर आया LR और फिर आया LCR। तो जब अपन RC सर्किट की बात करेंगे तो RC सर्किट में क्या होगा कि तुम इसके अंदर फेज एंगल देखो पहले। RC सर्किट में क्या होगा, तो RC सर्किट में R तो लगा ही है, तो ये वाला तो लगा ही है वोल्टेज इन R, और कैपेसिटर्स यहाँ लगा रहता है वोल्टेज इन C, और करंट इधर गया। अब देखो सबसे पहले तो इसका और इसका कुछ रिजल्टेंट बन जाएगा, और वो रिजल्टेंट पक्की बात है बीच में से कहीं पे आएगा, तो इसको अपन बोलेंगे कि ये नेट वोल्टेज है, और नेट वोल्टेज का करंट के साथ फेज एंगल निकालोगे तो फाई आएगा, और ये जो फाई आएगा इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो फाई के टर्म्स में आएगा। तो इस केस में देयर विल बी पावर लॉस, क्योंकि cos फाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो पावर लॉस होगा। ठीक है, पर अपन अभी जब तक वैल्यू नहीं देगा तब तक नहीं बता सकता। सिमिलरली जब LR सर्किट होगा तब भी अपन फेज डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो इस साइड कहीं पे आ जाएगा, इस साइड कहीं पे। और अगर LCR सर्किट होगा तो पहले तो ये L और C आपस में लड़ेंगे, तो डिसाइड करेंगे ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, और अगर वोल्टेज नीचे चला गया तो फिर इसका इधर साइड कहीं पे नेट वोल्टेज आएगा करंट के साथ, तो इसमें करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस हमें तीनों ही केसेस में पता नहीं है, जो क्वेश्चन पे डिपेंड है, इसलिए मैंने तीनों में ही cos फाई लिख दिया। लेकिन ये लिख दिया कि सब में पावर लॉस होगा, देयर इज अ पावर लॉस, लेकिन कितना होगा ये अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन द डेटा, डिपेंड्स ऑन डेटा, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उस पर बता पाएंगे। ठीक, हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि कौन लीड करेगा। ठीक है, कौन लीड करेगा, तो जैसे मान लो कि VL और VC करंट की बात करें, यानी कि सर्किट कौन सा चल रहा, RC सर्किट। अगर RC सर्किट कर रहा है तो R इधर है, C इधर है, तो V नेट इधर है, तो करंट लीड कर रहा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, करंट लीड करेगा। और जब LR सर्किट होगा तो L ऊपर वाला रहेगा और R रहेगा,
इसका मतलब इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाएगा, ये वोल्टेज होगा नेट, तो वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा, तो इस वाले में वोल्टेज लीड करेगा, और इस वाले में हम कुछ नहीं कह सकते, कैन नॉट से। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कौन सा ज्यादा है VL की VC को हमें पता नहीं। मान लो कि ये ज्यादा है तो फिर वोल्टेज लीड करेगा, VC ज्यादा है तो करंट लीड करेगा, तो अपन कह नहीं सकता। इसमें दो केसेस बन जाते हैं बेसिकली। अगर वोल्टेज ज्यादा है इंडक्टर में किससे, कैपेसिटर से, ठीक है, तो उस केस में वोल्टेज लीड्स। और अगर वोल्टेज इन इंडक्टर कम है VC से, तो उस वाले केस में वोल्टेज लैग्स, करंट लीड्स। ठीक है, तो ये अपन कह नहीं सकते, वो क्वेश्चन पे जैसा देगा कि ये कंडीशन लागू हो रही है, ठीक है, कि दूसरी कंडीशन लागू हो रही है, उस हिसाब से बना देंगे। तो ये पहली कंडीशन ये भी लागू हो सकती है, दूसरी कंडीशन है ये भी लागू हो सकती है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो आपको पावर फैक्टर समझ में आ गया, किस केस में मैक्सिमम पावर लॉस होती है ये याद रखना है। तो इस वाले केस में मैक्सिमम पावर लॉस होती है, इन तीन केसेस में पावर लॉस मिनिमम है, ठीक है। इसलिए पावर जब भी कंट्रोल करना रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि LC और LC से काम चल जाए, यानी L या C से चल जाए, या इसके कॉम्बिनेशन से। R यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस आएगा वो हीट के रूप में कुछ ना कुछ पावर खराब करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, और इसमें से सबसे ज्यादा करेगा। लेकिन ये तीन लोग यानी कि L और C मिलकर पावर बचा सकते हैं थोड़ी सी, ठीक। तो ये यहाँ तक का आपको नोट करना है, ये पावर के विषय में बता दिया मैंने तुमको। चलिए अब मैं ऊपर से ले रहा हूं, अब आप पॉज दबा दबा के नोट करते जाए। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबा दिया ना, नीचे ले रहा हूं, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबा दें, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं। तो हमने ऐसा देखा कि जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है उससे रेजिस्टेंस तो मिलता है AC को, लेकिन वो पावर लॉस नहीं करता। अब ये जो बात आई है ये बड़े काम की बात है, पावर लॉस नहीं कर रहा और क्या कर रहा है, करंट कम कर रहा। तो जहां पे भी तुम्हें करंट कम करना है AC में, तो वहां रेजिस्टेंस लगाने की जगह तुम क्या लगा दो, तुम लगा दो उसके अंदर इंडक्टर या कैपेसिटर लगा दो, ठीक है। तो इंडक्टर कॉइल जो रहती है वो क्या करेगी, इंडक्टर कॉइल करंट कम कर देगी लेकिन पावर लॉस नहीं करेगी, क्योंकि उसका पावर फैक्टर 0 होता है, क्योंकि थीटा उसमें 90 डिग्री होता है, ठीक। अब एक चीज ये समझें कि DC में अपन इसको नहीं लगा सकते थे, क्योंकि DC में इंडक्टर कॉइल एज ए वायर एक्ट करती थी, उसको पता ही नहीं पड़ता था DC को कि भाई कोई कॉइल लगा भी रखी है क्या, वो तो सीधे सीधे वायर समझता था उसको। इसलिए अगर कोई पूछेगा कि DC को रेगुलेट कैसे करते हो, रेगुलेट यानी कम ज्यादा कैसे करते हो, तो बोलना सिर्फ एक ही तरीका है, रेजिस्टेंस लगा के। लेकिन AC को रेगुलेट करने के 3 तरीके, R लगा लो, L लगा लो, C लगा लो, इनके कॉम्बिनेशंस लगा लो। और इनमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इसमें या तो R लगाएं, या तो L लगाएं या हम C लगाएं। क्यों? क्योंकि दोनों में पावर लॉस नहीं है। तो इसलिए जो भी सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो AC पे चलते हैं, उसमें हम L और C को प्रिफर करते हैं ताकि हीट का लॉस ना हो और करंट भी रेगुलेट हो जाए, ठीक है। समझ में आई बात? जैसे बाकी जगह पे करंट रेगुलेट करने के लिए जैसे रेजिस्टेंस लगाओ ना, रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगा और गर्म होकर वो एनर्जी का लॉस कर देगा, करंट तो कम कर देगा पर एनर्जी का लॉस कर देगा, तो जबरदस्ती हमारा नुकसान हुआ। इससे अच्छा हम क्या करें कि चोक कॉइल लगाएं। चोक कॉइल किसको बोलते हैं? तो इंडक्टर कॉइल को चोक कॉइल बोलते हैं। और चोक कॉइल जो है वो एक इंडक्टर कॉइल है, उसको लगाओगे लेकिन सिर्फ AC में चलेगा, तो क्या करेगा, करंट कम कर देगा
और पावर लॉस बिल्कुल भी नहीं होने देगा। प्रैक्टिकली तो कुछ होता है पावर लॉस, लेकिन आइडियली तो नहीं होना चाहिए, जीरो होता है वो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी होगा तो चलेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम लगाएंगे एसी को कंट्रोल करने के लिए इंडक्टर कॉइल, और उसका नाम होगा चोक कॉइल। अब ये चोक कॉइल सबने देखी हुई है, ठीक है, चोक कॉइल देखी हुई है सबने। देखो मैं दिखा देता हूं, ट्यूबलाइट में लगी रहती है, ठीक है, ट्यूबलाइट में लगी रहती है। तो देखें ये है चोक कॉइल, ये ट्यूबलाइट, इसके अंदर ये जो लगा हुआ है ना यहाँ पे हिस्सा, इसको बोलते हैं चोक कॉइल। दिख रही है यहाँ पे जो हिस्सा लगा हुआ है इसको बोलते हैं चोक कॉइल। और यहाँ पे लगता है स्टार्टर, जो स्टार्ट करने वाला करंट देता है, और इसके अंदर कैपेसिटर लगा रहता है, इसमें एक कैपेसिटर होता है। और ये जो चोक कॉइल है, ये जो चोक कॉइल है ये सिर्फ एक इंडक्टर होती है, लेकिन वास्तविकता में इंडक्टर अकेला हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई कॉइल चोक कॉइल ऐसी बनाओ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो यदि कोई बोलेगा कि चोक कॉइल क्या होती है, तो हम बोलेंगे आइडियली तो एल होती है, लेकिन इसमें आर आ ही जाता है, इसमें आर आ ही जाता है। तो इंडक्टर कॉइल को ही चोक कॉइल बोलते हैं। ये ऐसी दिखती है, देखो फिलिप्स की चोक कॉइल है, ये देखी होगी तुमने, ट्यूबलाइट में लगी रहती है। ठीक, तो अब चोक कॉइल किस काम आती है, तो एसी सर्किट में चोक कॉइल काम आती है कंट्रोल करने के। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट in place of resistance. ठीक है, if resistance is used to control the current, the electrical energy will be wasted in the form of heat. Due to inductive reactance, a choke coil decreases the current, but without wasting the electrical energy in the form of heat. आई बात समझ में? तो ये चोक कॉइल पे जो नोट है ये पॉज करके लिख लें इसको। चलिए हो गया है आपका। अब उसके आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ा के हम क्या करते हैं कि हम पावर निकाल चुके हैं, ठीक है, पावर निकाल चुके हैं। तो अब अगली जो हेडिंग है उसका नाम है हाफ पावर पॉइंट्स एंड क्वालिटी फैक्टर। तो बोलोगे क्वालिटी फैक्टर तो पहले ही पढ़ाया था, लेकिन वो फिर से आ गया, लेकिन इस बार पावर के टर्म्स में उसका आंसर आएगा या फॉर्मूला आएगा। तो हेडिंग डाले हाफ पावर पॉइंट्स, हाफ पावर पॉइंट्स एंड क्वालिटी फैक्टर, हाफ पावर पॉइंट्स एंड क्वालिटी फैक्टर। अब हाफ पावर पॉइंट्स और क्वालिटी फैक्टर का क्या मीनिंग है, या पावर फैक्टर का पावर पॉइंट्स का क्वालिटी फैक्टर से क्या लेना देना। क्वालिटी फैक्टर का याद हो तुमको, तो भी अपन ने फॉर्मूला निकाला है पिछली क्लास में। क्वालिटी फैक्टर आया था 1/r√L/C, ये क्वालिटी फैक्टर आया था, याद है? अभी अपन ने निकाला पिछली क्लासेस में ही, देखें यहां पे ये लिखा ऊपर, दिख रहा है 1/r√L/C। इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने? इसका मीनिंग मैंने बताया था कि इट इज द रेशियो ऑफ XL टू R, या फिर सही बात बोले तो ये वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या मीनिंग होता है कि जब अपन रेजोनेंस में चले जाते हैं तो उस समय वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, किसके ऊपर, इंडक्टर पे भी, कैपेसिटर पे भी, और बराबर भी हो जाता है। तो वोल्टेज ऑन इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑन कैपेसिटर एंड इट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, तो कितना गुना हो गया, जैसे मान लो मैंने 20 वोल्ट लगाया और मुझे 40 वोल्ट मिला, तो हम बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर विल बी 40 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 20 वोल्ट्स, इसका मतलब 2। तो कितने गुना मुझे वोल्टेज मिल रहा है इस सर्किट में, यहां पे उसका मेजर है क्वालिटी फैक्टर। वोल्टेज का मैग्निफिकेशन हो जाता है। जैसे डीसी में ऐसा कभी नहीं होगा, डीसी में 20 वोल्ट लगाओगे ना तो 20 के यहाँ 3 टुकड़े हो जाएंगे, 10, 5, 5 या 5, 5, 10, ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम एसी लगाओगे 20 वोल्ट का, तो यहां पे तुम्हें 40 वोल्ट का एसी मिल सकता है, 60 वोल्ट का भी मिल सकता है, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। सर्किट की क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मिलेगा। अब वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन यहां पे मिलने से पावर भी तो बढ़ जाएगी। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो इस जगह पावर भी बढ़ जाएगी। तो हम ये बोलेंगे कि जब रेजोनेंस में सर्किट आता है तो उस केस में उसका पावर भी बढ़ जाता है। ठीक है, रेजोनेंस में जब सर्किट आता है तो उस केस में क्या हो जाता है, पावर बढ़ जाता है। तो अभी अपना टॉपिक क्या चल रहा, पावर इन एसी सर्किट। तो पावर इन एसी सर्किट अपन निकाल रहे हैं। तो अब इसको देखें, मैं क्या बोल रहा हूं, हाफ पावर पॉइंट्स, ये हमको निकालना। लेकिन हाफ पावर पॉइंट्स जो है वो क्वालिटी फैक्टर से किसी तरीके से रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड है ये अपने को एक बार देखना है। तो पहले हाफ पावर पॉइंट निकालें कि होता क्या है।
तो उसके लिए पहले ये देखें कि पावर का फॉर्मूला आया क्या, पावर एवरेज का क्या फॉर्मूला आया, एवरेज फॉर वन साइकिल इट इज इक्वल टू हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, ये आया पावर का फॉर्मूला। अब ये जो पावर का फॉर्मूला आया है इसके अंदर मैं क्या करता हूं कि आई नॉट की जगह वी नॉट बाय जेड लिख देता हूं। बोले ऐसा कैसे, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो v इज इक्वल टू अगर तीनों लगे एलसीआर तो z लग जाएगा, और अगर यहाँ नॉट बोलते हैं तो यहाँ भी नॉट बोलते हैं। अगर मैं बोलूंगा आई नॉट कितना हो जाएगा तो वी नॉट बाय जेड हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने आई नॉट को वी नॉट बाय जेड लिख लिया। सही। उसके बाद मुझे कॉस फाई की वैल्यू पता है, ये आर अपॉन जेड होती है, कॉस फाई की वैल्यू आर बाय जेड होती है। अब ये जो आई नॉट आया इसको उठा के यहाँ रखा और कॉस फाई को यहाँ रखा, इससे मुझे पावर एवरेज मिला 1/2 वी नॉट इंटू वी नॉट बाय जेड इंटू कॉस फाइव आर अपॉन जेड। तो इससे जो पावर एवरेज आई वही हाफ वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू आर। ये ध्यान रखना 2 है ये, ठीक है ना, इसको जेड से कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर, इट इज 2 एंड इट इज जेड। तो ये जो पावर आई है इतनी पावर एवरेज अपन खर्च करते हैं एक साइकिल में। जब कोई सा इंस्ट्रूमेंट चलता है तो इतने वॉट खर्च हो जाता है, हाफ वी नॉट स्क्वायर बाय जेड। अब इसमें एक चीज ये बताओ कि पावर किस फैक्टर पे डिपेंड है, पावर डिपेंड्स ऑन जेड, हाँ कि ना, तो पावर डिपेंड्स ऑन जेड क्योंकि यहां पे जेड आ रहा है। अच्छा, जेड को कम करने से पावर बढ़ेगी, तो यदि मुझे पावर बढ़ाना है, इफ वी वांट टू इंक्रीज पावर, increase power in LCR circuit, then we have to decrease क्या, Z कम करोगे LCR सर्किट का, Z कम करोगे तो ही पावर बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Z कम कैसे करोगे, तो हमको ये पता है कि Z इज मिनिमम एज रेजोनेंस, मिनिमम एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस यदि हो जाए तो Z मिनिमम हो जाएगा। Z होता क्या, Z होता अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और हमें पता है कि एट रेजोनेंस 2 कंडीशन होती है। पहली चीज XL हो जाता है XC के बराबर एंड VL हो जाता है VC के बराबर। तो ये जो कंडीशन आई कि XL XC के बराबर हो जाता है, अगर अपन यहां रख दें XL और XC को बराबर कर दें तो 0 हो गया। इसका मतलब Z की यदि तुम्हें मिनिमम वैल्यू प्राप्त करनी है तो इसको इसमें रख दें, और जब इसको इसमें रख देंगे तो तुम्हारे पास बचेगा कि आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर के ऊपर ये रूट लगा रहेगा तो आर ही दे देगा वो। तो Z की जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो आर आ सकती है, ठीक है। और ये कब आएगी, Z की मिनिमम वैल्यू आर कब आएगी, जब रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, Z घटाओ, Z घटाओ पावर बढ़ाओ। तो Z घटा के करेंगे क्या, पावर बढ़ाएंगे। Z घटेगा कैसे, जब हम रेजोनेंस की कंडीशन लगा देंगे तो Z घट जाएगा, और Z घट के कितना हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा Z मिनिमम R के बराबर। तो अगर तुम्हें पावर मैक्सिमम चाहिए, किसी ने पूछा पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है, ये पावर मैक्सिमम कितनी खर्च हो सकती है, ठीक है, कितनी खर्च हो सकती है। तो ये जो पावर मैक्सिमम खर्च हो सकती है उसमें किसी जगह पे अपने लिए काम किए कि खर्च हो रही है और लाइट दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खर्च हो रही है हीट दे रही है तो बेकार बात है। तो ये पावर मैक्सिमम कितनी खर्च हो सकती है ये निकालने, ये प्रश्न उसने पूछा है। तो हम ये बोलेंगे कि जब Z, ये जो Z दिया है ना, ये जो Z है जब ये हो जाएगा R के बराबर तो पावर मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो एट दिस कंडीशन पावर इज मैक्सिमम। पावर का फॉर्मूला क्या आया, पावर का फॉर्मूला आया हमारे पास हाफ वी नॉट स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर, ये रहा
हाफ वी नॉट स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर, हाफ वी नॉट स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर। और अगर इसको हम इसमें पुट कर दें तो ये पावर मैक्स हो जाएगी। तो पावर अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए देन इट इज 1/2 वी नॉट स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो ये आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। तो जो पावर मैक्सिमम आएगी एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इट विल बी वी नॉट स्क्वायर बाय आर। दिस इज द मैक्सिमम पावर एंड इट इज एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, आर अब वी नॉट जो लिखा हुआ वी नॉट स्क्वायर बाय आर ऐसा लिखा हुआ इसमें। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर बाय आर ये पावर मैक्सिमम है यहां पे जो आएगी। ठीक है, ऊपर वाले आकार से आर कैंसिल हो गया। तो इट इज इक्वेशन नंबर सपोज 2 और ये एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस है, टाइम ऑफ रेजोनेंस। अब ये पता करें कि पावर जो मैक्सिमम आई उसका एवरेज पावर से क्या रिलेशन है। ठीक है, पावर मैक्सिमम इधर है और एवरेज पावर किधर है, ऊपर है कहीं पे, ये एवरेज पावर है, इट इज एवरेज पावर। एवरेज पावर को मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं 1 और इस वाली को मैंने दे दिया 2। तो पावर मैक्सिमम का एवरेज पावर से क्या रिलेशन है ये पता करना चाहते हैं। तो पावर एवरेज ऊपर लिखा है, पावर एवरेज और पावर मैक्सिमम ये लिखा हुआ है। तो पावर एवरेज इज 1/2 वी नॉट स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर, ये 1 है। और पावर मैक्सिमम, अच्छा पावर के आगे एवरेज ना भी लगाएं तो एवरेज ही है वो। पावर मैक्सिमम इज हाफ वी नॉट स्क्वायर बाय आर, दिस इज इक्वेशन 2। अब ये जो दो इक्वेशन आई है तो इसमें फ्रॉम 1 and 2 अगर अपन निकालते हैं 1 and 2 सॉल्व करते हैं तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं 1 को 2 से तो मुझे क्या मिलेगा, पावर एवरेज अपॉन पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू ये वाला इससे कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचा आर बाय जेड स्क्वायर और ये पावर मैक्सिमम के ऊपर जाएगा आर, इसका मतलब ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। तो पावर एवरेज का फॉर्मूला आएगा पावर एवरेज इज इक्वल टू पावर मैक्सिमम इंटू आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है पावर एवरेज का, यानी एवरेज पावर जो इंड्यूस होगी वो मैक्सिमम पावर से आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर के बराबर होगी। और ये कब होगा, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस के समय ही z कम से कम होके r हो जाता है, z मिनिमाइज हो जाता है r के बराबर हो जाता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। तो ये कंडीशन निकल आई इससे। ठीक है, अब इसको लिख लें पहले, फिर मैं समझाता हूं कि इसका करेंगे क्या अपन इस कंडीशन का। तो ये पहले यहां से लिख ले हाफ पावर पॉइंट्स एंड क्वालिटी फैक्टर, पॉज दबा दें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं और नीचे, पॉज दबाएं हाँ। तो ये अपन ने निकाल लिया पावर एवरेज की वैल्यू, पावर मैक्स आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। अब एक चीज ये बताओ कि जेड का फॉर्मूला क्या होता है। जेड का फॉर्मूला जेड इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, और अगर जेड स्क्वायर बोलता है तो इट इज एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर इस जेड की जगह में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दूं और इसको कंडीशन को रेजोनेंस में ना लें, उससे थोड़ा पहले का सोचें और बाद का सोचें, तो तुमको ये पता पड़ेगा कि उस केस में जो पावर आएगी वो मैक्सिमम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर के साथ भी आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर जुड़ा है, भी ना आर स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
ठीक, तो क्या बोला मैं फिर से समझा। यहां पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, इसमें पावर मैक्सिमम पावर एवरेज के बराबर तब होगी जब आर और जेड बराबर हो जाएंगे, और आर और जेड कैंसिल आउट होंगे, तभी पावर एवरेज पावर मैक्सिमम होगी। और ये कब होगा? जब रेजोनेंस होगा। मान लो रेजोनेंस नहीं हुआ, ठीक है, रेजोनेंस नहीं हुआ, कंडीशन रेजोनेंस की नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब हम डालते हैं इसके अंदर, अच्छा ये स्टार यहां नहीं लगा रहा मैं कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में ऐसा होगा, अदरवाइज दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि पावर एवरेज इज इक्वल टू पावर मैक्स इनटू आर स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो, जेड का फॉर्मूला लिख दो, जेड इज इक्वल टू होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर होता। तो जेड स्क्वायर की जगह डाला मैंने एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। अब पावर एवरेज इज इक्वल टू पावर मैक्स, ये आर स्क्वायर नीचे लिया है, तो हो गया एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसके अपॉन में भी आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर के अपॉन में भी आर स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला जो आर स्क्वायर है ना, ये नीचे ला सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब नीचे रहता है तो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर रहता है तो नीचे आ जाएगा। अब इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे मिलेगा अपने को पावर एवरेज इज इक्वल टू पावर मैक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये और ये तो कट के 1 होगा ना, और बचा जो है वो ऐसा कैसे ही लिखा है, मैंने कुछ करा नहीं है। अब इस पूरे ब्रैकेट को मैं ऊपर ले जाता हूं, तो इसकी सिर पे -1 लग जाएगा यहां पे। तो पावर एवरेज इज इक्वल टू पावर मैक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर हो गया -1। यहां तक समझ में आई बात? ये देख लो या ये देख लो, दोनों एक ही बात। अब इसमें बताओ कि पावर मैक्स और पावर एवरेज में अपन मैक्सिमम, जो पावर मैक्सिमम जाती है वो पावर मैक्स है, ठीक है। तो पावर मैक्स और एवरेज पावर में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? मतलब एवरेज पावर में अपन ज्यादा से ज्यादा कितनी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम। तो उसके लिए कंडीशन होगी कि जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्सएल एक्सी के अगर बराबर हो गया तो ये वाला हिस्सा बराबर हो गया, तो ये हिस्सा कितना हो गया? 0 हो गया। ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो ये वाला 1 प्लस 0 हो गया। 1 प्लस 0 हो गया तो उस वाले केस में कितना हुआ? 1 प्लस 0 हो गया, तो ये पावर मैक्सिमम हो गई। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोलूं कि एक्सएल माइनस एक्सी यदि आर के बराबर हो जाए, ठीक है, एक नई कंडीशन लाते हैं, इफ एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू आर, अगर ऐसा हो जाए तो, ठीक है, अगर ऐसा हो तो, ऐसा कभी हो तो क्या एक्सएल माइनस एक्सी यदि आर के बराबर हो जाए। अब ये कहां से ला एक्सएल माइनस एक्सी बराबर आर, और ऐसा सोचा क्यों ऐसा हो जाए? तो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाओ तो रेजोनेंस में होता है, ठीक है, ये कहां से उठा ला है? तो एक्सएल माइनस एक्सी यदि आर हो जाएगा तो मैं यहाँ आर रख दूंगा, तो आर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में पावर एवरेज इज इक्वल टू पावर मैक्स ब्रैकेट में 1 प्लस ही हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और पावर हो जाएगी -1 उसके ऊपर। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होकर 1 देगा, तो पावर एवरेज इज इक्वल टू पावर मैक्स 1 प्लस 1 की पावर -1, और 1 प्लस 1 इज 2, तो पावर एवरेज इज इक्वल टू पावर मैक्स और 2 की पावर -1 यानी 1/2। आ रही बात समझ में? ये 1 प्लस 1 मैंने कर दिया 2, और 2 की पावर -1 ने उसको पलटा के नीचे लिया 1/2। इसका मतलब ये जगह पर पावर एवरेज पावर मैक्स की आधी हो जाती है। किस जगह पर? ठीक है, जब ये कंडीशन लागू होती है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो पावर एवरेज पावर मैक्स की
आधी हो जाती है। ठीक है, यदि ऐसा हो जाए तो अब आधी हो जाती है तो हम क्या करें, आधी हो जाती है तो हम क्या करें, बेसिकली अपन इस पॉइंट को ही ढूंढ रहे थे। इसकी हेडिंग देखो टॉपिक की क्या डाली है मैंने, टॉपिक की हेडिंग ये डाली थी, हम ढूंढ क्या रहे थे, हम ढूंढ रहे थे यहां पे, कहां चला गया, हाँ, हाफ पावर पॉइंट्स। क्या ढूंढ रहे थे हम, हाफ पावर पॉइंट्स। हाफ पावर पॉइंट्स वो पॉइंट है जहां पे पावर आधी हो जाती है। तो उसके लिए अपने को ऐसे कंडीशन निकल के आई कि हाफ पावर पॉइंट तब होगा जब एक्सएल माइनस एक्ससी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हाफ पावर पॉइंट पे अपन यहां पे पहुंचे इतनी देर के बाद, तब तक भूल ही गए कि निकालना क्या था। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर हो गई तो हाफ पावर पॉइंट आ जाता है। तो हाफ पावर पॉइंट क्या चीज है, हाफ पावर पॉइंट पर पावर एवरेज, पावर मैक्स की आधी है, आधी हो जाती है। ठीक है, हाफ पावर पॉइंट पे पावर एवरेज, पावर मैक्स की आधी हो जाती है। पावर मैक्स से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, तो उससे मैक्सिमम कितनी आधी हो जाती है उसमें। अब आधी हो जाती है तो कब होती है, तो जब जब एक्सएल माइनस एक्ससी आर के बराबर हो जाता, तब हो जाता है ऐसा। अच्छा, एक्सएल माइनस एक्ससी कब आर के बराबर हो जाता है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक्सएल की जगह लिखा ओमेगा एल, माइनस एक्ससी की जगह 1/ओमेगा सी, और इट इज इक्वल टू आर, ऐसा हो जाता हूं। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर आर को सॉल्व करेंगे तो ओमेगा सी तो तुम एलसीएम ही ले लोगे, ओमेगा सी, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी -1 इज इक्वल टू आर। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर एल सी -1 इज इक्वल टू आर सी ओमेगा। अब क्या किया, इसको इधर लाया तो ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस आर सी ओमेगा -1 इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर एल सी। अच्छा, यहां पे क्या है कि ये जो आर है ना, ये प्लस माइनस भी हो तो भी चलेगा। कैसे, एक्सएल माइनस एक्ससी आर लिखा मैंने, प्लस में आर हो माइनस में आर हो तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि आर जब तुम यहां रखोगे ना इस जगह पे तो स्क्वायर है उसका, तो स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस में आर और माइनस में आर दोनों रख सकते हो उसके अंदर, तो दोनों रख सकते हो। तो अभी फिलहाल मैंने दोनों नहीं रखे, बस ये बता दिया कि हाँ रखा जा सकता है। ठीक है, अब प्लस में जा लिया वो माइनस में भी ले सकते थे। अब क्या किया कि यहां पे इस जगह पर हमको ऐसा पता है कि अगर अपन इस पूरी इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर एल सी जो आ रही है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करें काय से, ओमेगा नॉट से। अब ये ओमेगा नॉट क्या था, तो ओमेगा नॉट इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एन नॉट, जहां पे एन नॉट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो अभी याद आ रहा होगा, एन इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस पिछली क्लास में पढ़ा था, तो ये फ्रीक्वेंसी आई थी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा सादी फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये वाली रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये वाली सिर्फ फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो बीच में कभी आएगी, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो बीच में ओमेगा मिलेगा, लेकिन कभी ओमेगा नॉट भी आ जाएगा, फिर मैं ओमेगा नॉट के आगे भी निकल जाऊंगा और बढ़ाते बढ़ाते, जैसे 10 हर्ट्स 20 हर्ट्स 30 हर्ट्स, मान लो 20 हर्ट्स पे जो है वो ओमेगा नॉट है, तो इसके पहले वाली ओमेगा कहलाएगी, इसके बाद वाली भी ओमेगा कहलाएगी, उसके बाद वाली भी ओमेगा कहलाएगी। ओमेगा की वैल्यू चेंज हो रही है, पर एक समय ऐसा आएगा जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हो गया। ठीक है, अगर अपन एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं तो, न इसके पहले न इसके बाद, रेजोनेंस नहीं है, इसी जगह पे रेजोनेंस है, इसी जगह पे पावर मैक्सिमम। अब क्या किया है कि मैंने एन नॉट की जो वैल्यू है, ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 पाए, इसको एन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाए एन नॉट इज इक्वल टू 1/√LC हुआ, और 2 पाए एन नॉट को ही ओमेगा नॉट बोलते हैं, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC होता है।
तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC होता है, इसलिए ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC होता है। तो जहां जहां पे भी LC लिखा हुआ है LC, उसकी जगह अपन 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये LC यहाँ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसकी जगह अपन 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो है क्या इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। ओमेगा स्क्वायर LC माइनस RC ओमेगा -1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है मेरे पास। अभी इसका कायाकल्प करना है, इसको चेंज करना है। चेंज करना है तो कैसे चेंज करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि LC की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दूँ। तो इससे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे L का जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर देंगे, है नहीं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। और फिर C लिखा है, फिर R लिखा है, फिर ओमेगा लिखा है, फिर -1 इक्वल टू 0 लिखा है। ध्यान से देखो, ऐसे लिखा है ना, अरे RC लिखा है ना, ये RC और L का तो मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा ओमेगा लिखा ही है। ऐसा क्यों किया, मुझे बहुत फुर्सत है, क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा, कुछ भी कर रहा हूं। LC इसलिए ऐसा किया है क्योंकि ये जो LC है इसकी जगह मैं 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर डाल दूंगा। तो बोलेंगे पता नहीं किस जगह पे क्या डाले जा रहे हैं, क्या करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हो। तो यहां पे LC की जगह डाला 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये R बचा, ओमेगा बचा और एक L बचा, ठीक है। तो R बचा, ओमेगा बचा, L बचा, -1 इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर का पूरी की पूरी इक्वेशन में। तो इसका ओमेगा नॉट स्क्वायर इससे जब मल्टीप्लाई होगा कैंसिल हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, और यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस R/L ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बनाना चाहते हैं थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओमेगा में, ठीक है। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक की जगह बाय क्वाड्रेटिक बनने वाली है। बाय क्वाड्रेटिक इसलिए बनने वाली है क्योंकि यहां पे मैंने प्लस माइनस नहीं लिया था, इस जगह पर याद है, इस जगह पर मैंने प्लस माइनस नहीं लिया। अगर मैं प्लस माइनस लेता तो ये बाय क्वाड्रेटिक पे चली जाती, और बाय क्वाड्रेटिक ही आएगी, लेकिन उसके अंदर से 2 रूट्स में छोड़ दूंगा जो कि इमेजनरी होंगे। तो अब मैं सादे रूट्स ले रहा हूं, तो इसको मैंने इक्वेशन से कंपेयर किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, जिसमें दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ओमेगा। ये काय में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काय में, ओमेगा में। अच्छा, अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सॉल्व होगा ये। तो ओमेगा इज इक्वल टू -b, दिस इज b, ये है b, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और ये पूरा का पूरा ही b है माइनस सहित, क्योंकि यहाँ पे b से कंपेयर होगा ये, और a की वैल्यू इससे कंपेयर होगी तो a बराबर 1 है, और c बराबर ये पूरा है माइनस सहित c, कंपेरिजन करोगे ना उसको, तो -b यानी R/L हो गया, प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी R स्क्वायर बाय L स्क्वायर हो गया, -4 a की जगह 1 लिखा मैंने, और c की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर लिखा, और माइनस में इसलिए प्लस कर दिया, और अपॉन में लिखा मैंने इसको, अपॉन में 2a। 2a का मतलब क्या, 2, a तो 1 है ना, तो 2a आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू R/2L प्लस माइनस √R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर 4/4। ये क्या चमत्कार कर दिया, देखो ये जो 2 है ना, ये इसके अपॉन में अलग कर दिया, इत्ते के अपॉन में अलग कर दिया, और इत्ते के अपॉन में अलग कर दिया। जब इसके अपॉन में अलग किया तो R/2L बन गया। ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसके साथ जब जाएगा तो R/2L बन जाएगा, और जब ये इसके साथ आएगा ये वाला, ठीक है, तो इसके साथ जब आएगा तो मैंने इसको रूट के अंदर ले लिया, तो रूट के अंदर जब जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट के बाहर निकल के 2 हो जाता तो अंदर जाके 4 हो गया। 4 हो गया तो इसके अपॉन में 4 आ गया, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया, ये 4, ठीक है, ये 4, और इसके अपॉन में भी 4 आ गया तो यहाँ लिख लिया 4। रूट में दोनों के अपॉन में अलग अलग 4 कर दिया, ये 4 है 4। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अब तुम्हारा जो ओमेगा बचा है वो ओमेगा आएगा
आर अपॉन 12 और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव एक बार, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये बना तुम्हारा ओमेगा। ठीक है, अब इससे तुम्हारे पास ओमेगा की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ओमेगा की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी? पहली ओमेगा 1 आएगी, ठीक है, पहली वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा 1 और दूसरी वाली क्या आएगी? ओमेगा 2। तो इस तरीके से इसकी दो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो ओमेगा की वैल्यूज लिखते हैं अभी अपन। तो दो ओमेगास की वैल्यू डाल देते हैं, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे आर प्लस माइनस था, ठीक है, जिसका मैंने उपयोग नहीं करा था क्योंकि वो जबरदस्ती प्लस माइनस चलता रहता पूरे डेरिवेशन में, पर आर क्या था? प्लस माइनस था। अब लास्ट स्टेप पे मैं प्लस माइनस लगा देता हूं, लास्ट स्टेप यहां पे आने के बाद। ठीक है, तो जब हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं तो इसके बाद में प्लस माइनस लगा देता हूं उसके अंदर, आर के अंदर। तो इसमें प्लस माइनस लगाने से क्या होगा? यहां पे मेरे को प्लस और माइनस लेना पड़ेगा और यहां पे प्लस माइनस लेने का फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि स्क्वायर है। अब इसमें से ये जो माइनस वाली टर्म है ये मैं छोड़ूंगा क्योंकि ये निगेटिव रूट्स दे देगी, इसलिए निग्लेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। जैसे ऐसा नहीं होता कि माइनस कुछ आ जाता, प्लस माइनस में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं करते ऐसा कि बी स्क्वायर माइनस, तो एक माइनस छोड़ देते हैं उसका, तो माइनस लिए छोड़ देते हैं क्योंकि निगेटिव रूट्स दे देगी। तो फिर एक रूट जो ओमेगा 1 मिलेगा वो प्लस से मिलेगा, वो होगा आर अपॉन 12 प्लस अंडर रूट ऑफ ये पूरा आर स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये ओमेगा 1 मिला और एक ओमेगा 2 मिल जाएगा, तो एक माइनस वाला ओमेगा 1 ले लेता हूं मैं, और एक ओमेगा 2 जो है वो प्लस वाला आर अपॉन 12 प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये जो दो फ्रीक्वेंसीज आई हैं ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं, पावर फ्रीक्वेंसीज या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसको 2πn कर दूं, इसको भी 2πn कर दूं, तो मुझे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी या हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाली भी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब मीनिंग क्या है इस हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का? तो इस हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि ये जब ओमेगा अचीव हो जाएगा, ये वाला जब ओमेगा अचीव हो जाएगा तो उस केस में पावर आधी मिलने लग जाएगी, मैक्सिमम पावर से आधी पावर मिलने लग जाएगी एवरेज पावर के रूप में। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी जब मिलेगी तो उस जगह पे हाफ पावर होगी, और फुल पावर कब होगी? जब रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस में ओमेगा क्या होता है? तो ओमेगा नॉट होता है। ठीक है, तो अब अगर अपने इसका एक ग्राफ बनाए, ठीक, ग्राफ बनाए किस किस के बीच में? ओमेगा के बीच में। ये ओमेगा किसका है भाई? ये ओमेगा है एसी का। ओमेगा मतलब 2πn यानी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एसी की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बोल दो या ओमेगा बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आगे 2π लगाने से ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और एन में कोई फर्क नहीं है ग्राफ बनाते वक्त, बाकी फर्क है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं एक जगह ऐसी आ जाती है जहां पे रेजोनेंस होता है और उस जगह पे मैक्सिमम पावर होती है, क्योंकि मैं इस जगह पे बढ़ाने वाला हूं पावर। तो मैक्सिमम पावर कब हो जाती है? तो मैक्सिमम पावर होती है पी नॉट, और वो कब आती है? जब रेजोनेंस होता। तो यहां रेजोनेंस होता, और रेजोनेंस के समय ओमेगा क्या होता है? तो उस समय ओमेगा ओमेगा नॉट होता है, और वो ओमेगा नॉट होता कितना है? तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC होता है उस समय। ये कब होता है? रेजोनेंस के समय। लेकिन रेजोनेंस के समय तो मैक्सिमम पावर होती है, रेजोनेंस के समय मैक्सिमम पावर होती है। ठीक है, और वो पावर मैक्सिमम कितनी होती है? पी नॉट होती है, और पी नॉट की वैल्यू अपन ने निकाली है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऊपर हमने निकाली है कितनी होती है। तो यहाँ पे देखो ये थी मैक्सिमम पावर, पी मैक्स लिख रहा था ना, तो मैक्सिमम पावर एक इक्वेशन के रूप में आई थी। यहाँ पे ये पी मैक्स, एक तो एवरेज इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, वी नॉट स्क्वायर बाय 2r, ये थी मैक्सिमम पावर। ये कब होती है? जब रेजोनेंस होता है, वी नॉट स्क्वायर बाय 2r। ठीक,
तो पी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय 2r। ये कब होता है? ये जब होता है जब रेजोनेंस हो जाता है, और रेजोनेंस के समय ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है। लेकिन इसके पहले और बाद भी तो फ्रीक्वेंसीज मिलेगी एसी की। यदि तुम एसी की फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो तो कम ज़्यादा कर रहे हो, तो इस फ्रीक्वेंसी के पहले भी तुम कुछ फ्रीक्वेंसी लेके आए और बाद में भी लाए हो। तो जब पहले भी लाए और बाद में भी लाए हो तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या होगा? यूं करके ऐसे उठेगा और नीचे जाएगा, क्योंकि ना इसके पहले पावर मैक्सिमम थी ना बाद पावर मैक्सिमम है। यहाँ पे पावर मैक्सिमम है और ये पी नॉट है कितना? वी नॉट स्क्वायर बाय 2r। अब क्या होगा कि कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पे पावर आधी होगी, ठीक है, मैक्सिमम पावर की आधी पावर होगी। तो मैक्सिमम पावर की आधी पावर यानी यहाँ पे बिल्कुल 50% पे लाइन खींची जाए, जितना ऊपर है उतना नीचे, ठीक है, जितना ऊपर है उतना नीचे यदि लाइन खींची जाए, ये वाली लाइन यदि थोड़ी सी नीचे लेनी पड़ेगी, हाँ अब 50-50 हो गया। जितना ऊपर है ये वाला हिस्सा, जितना ऊपर है उतना ही वाला हिस्सा नीचे है, बिल्कुल बीच में लाइन खींच दी। तो ये वाली पावर नॉट बाय 2 जगह हुई ना जहां पे मैक्सिमम पावर का आधा हुआ, हाँ कि नहीं? और अगर ये मैक्सिमम पावर का आधा हुआ तो उस समय पर ओमेगा क्या हो रहा होगा? तो उस समय पर ओमेगा हो रहा होगा ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और यही ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अपन ने निकाले हैं यहाँ पे। ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, और इनको बोला जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ये क्या कहलाती हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये भी क्या कहलाती है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में क्या वो है कि अगर ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पास पास हुई, ये दोनों यदि पास पास हुई, तो उस केस में जो कर्व आएगा ना ये शार्प हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को बैंड विड्थ बोलते हैं। बैंड विड्थ, ठीक है, किसको बोलते हैं भाई? ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को। बैंड विड्थ इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। It is the difference of half power frequency। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के अंतर को बैंडविड्थ बोलते हैं। अब बैंडविड्थ को अपन लिखते हैं डेल्टा ओमेगा से, जो कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के बराबर होती है। मॉड लगा दो अगर तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट इज ओमेगा 2 एंड व्हाट इज ओमेगा 1। तो दिस इज ओमेगा 2, दिस इज ओमेगा 1। अब देखो इनका डिफरेंस निकालने बैठोगे ना, इन्हें इसको माइनस करोगे तो मान लो कि इसमें से तुमने इसको माइनस किया तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं। और इसमें से जब ये माइनस करोगे तो एक माइनस ऑलरेडी लगा और एक माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो r/12 प्लस r/12, ठीक है। ये होगा बैंडविड्थ, r/12 प्लस r/12। ये देख लेना ध्यान से, ऊपर वाला मैंने लिखा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो कटने ही वाले हैं माइनस करने से, और ये दोनों माइनस करने से जुड़ने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ। तो r/12 प्लस r/12। अब इससे क्या मिला तुमको? इससे मिला तुमको डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू r/L, और इस डेल्टा ओमेगा को अपन क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंस, या रेजोनेंस के पहले और बाद का अंतर, इट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ के कम होने से क्या होता है और ज्यादा होने से क्या होता है, ठीक है। तो बैंडविड्थ के कम होने से क्या होता है और ज्यादा होने से क्या होता है, इसको भी देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो एक फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया आज का, लेकिन फिर भी देखें कि अगर मैं बैंडविड्थ कम कर दूं, ठीक है, तो देखें उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। बैंडविड्थ यदि मैं कम कर दूं तो उस केस में क्या होता है, यहां पे देखें,
रेजोनेंस टॉपिक चल रहा है, तो उसके अंदर देखो मैं पास दो बना रहा हूं कंपैरिजन करने के लिए। पास पास किसको बनाया है मैंने? ओमेगा, इधर साइड है ओमेगा, इधर साइड है पावर। ठीक है, पावर वर्सेस ओमेगा। अब मान लो कि ये उसने बोला कि एक पीक पावर है, तो ये पीक पावर ले ली। अब पीक पावर पे जाएगा तो एक ग्राफ मैंने बनाया, यहां से ले लिया एक ग्राफ, मान लो कि यूं ले लिया, और दूसरा जो ग्राफ है वो मैंने क्या कर दिया, दूसरा ग्राफ मैंने यूं ले लिया। अब देखो इसकी कोई एवरेज हाफ पावर होगी कहीं ना कहीं, तो हाफ पावर ऐसे मिड पे होती है बिल्कुल ही हाफ पे। तो जब हाफ पावर होगी तो ये पावर हाफ की जगह है, और इस पावर हाफ की जगह से नीचे उतरोगे तो तुम्हें ओमेगा 1 मिलेगा, इससे थोड़ी आगे जाओगे तो तुम्हें ओमेगा 2 मिलेगा, और बीच वाली जगह पे तुम्हें रेजोनेंस का ओमेगा मिलेगा, जिसको अपन ओमेगा नॉट बोलते हैं। और इतनी जो जगह आ रही है, ये वाली जो जगह, इतनी जो चौड़ाई है, ये क्या कहलाती है? बैंड विड्थ। ठीक, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। यहां से यहां तक की इट इज कॉल्ड द बैंड विड्थ। अब क्या है कि जब मैं इसके लिए बनाना की कोशिश करूंगा इसको, तो यहां से मैंने यूं लाइन ली एक नीचे, फिर एक लाइन इधर ले ली, और एक लाइन मैंने इधर ले ली, तो उस केस में यहां से लेके यहां तक ही बैंडविड्थ मिली। समझ में आई बात? दिस इज बैंडविड्थ। क्यों? क्योंकि ये ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 हो गया, और ये वाला ओमेगा नॉट हो गया, तो दोनों के बीच का हिस्सा ही बैंडविड्थ हुआ ना। तो ये वाले की बैंडविड्थ पतली है, बैंडविड्थ पतली है। ठीक है, जब बैंडविड्थ पतली है तो इसको बोलते हैं शार्प रेजोनेंस हो रहा है। शार्प यानी नुकीला रेजोनेंस है। ये शार्प रेजोनेंस बहुत बढ़िया होता है। और बढ़िया मतलब क्या होता है? तो इस वाले केस में अपन ने ऐसा बताया था कि ट्यूनिंग सर्किट में यूज करते हैं एलसी सर्किट्स। ट्यूनिंग सर्किट मींस रेडियो वगैरह में, रेडियो में, टीवी में, जिसमें भी फ्रीक्वेंसी वाले चैनल मतलब चलते हैं, जैसे टीवी पे भी सोनी टीवी और ये सब जो चलते हैं ना, किसी फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी वाले अगर हमने यूज किए हैं, कोई सा उसमें एलसी सर्किट यूज किया है, तो उस केस में जिसकी शार्प रेजोनेंस होगा उस चैनल की ट्यूनिंग बहुत साफ होगी, और साफ होगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और इजीली जो है वो हमको इस जगह पे पहुंचने का मौका मिलेगा, और इस जगह पे बढ़िया रेजोनेंस, बढ़िया रिसेप्शन होगा। ठीक है, करंट ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, बैंडविड्थ शुड बी स्मॉल। बैंडविड्थ, अब बैंडविड्थ आई कितनी थी याद करो, R/Li थी। ये क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब बैंडविड्थ कम होनी चाहिए, तो कम अगर होगी तो रेजोनेंस शार्प होगा, रेजोनेंस शार्प होगा। ठीक है, जब अपन टीवी को ट्यून करते हैं ना, तो जैसे ही रेजोनेंस शार्प हो जाता है, वो चैनल ट्यून हो जाता है, फिर अगले चैनल की तरफ हमारा बैंड बढ़ जाता है, मतलब आगे की तरफ जाने लग जाते हैं हम। तो यदि तुमने टीवी ट्यून करके देखा हो, तो उसके अंदर एक ऐसी पट्टी चलती रहती है, फिर अचानक से मच्छर आने लगते हैं, फिर मच्छर आते हैं, फिर थोड़ी देर में तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, फिर एकदम क्लियर हो जाती है, और हम बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो चैनल अच्छे से आने लग गया, और उसके बाद फिर तस्वीर धुंधली होने लगती है, मच्छर आने लगते हैं, फिर कोई दूसरा चैनल आ जाता है और वो क्लियर हो जाता है। ऐसे ट्यूनिंग चलती रहती है, कभी तुमने ट्यूनिंग करी हो तो। इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ एक चैनल आया, दूसरा चैनल आया, मान लो यहाँ सोनी आ गया, यहाँ पे जी आ गया, तो ये बोलेंगे कि यहाँ पे शार्प रेजोनेंस आ गया है, और वो चैनल क्या हो गया? ट्यून हो गया, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई जो टीवी के अंदर लगा हुआ है, और वो फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC से मैच कर गई उस चैनल की। ठीक है, जो कि सैटेलाइट ने हमको भेजा, हमको सैटेलाइट ने सिग्नल भेजा, सिग्नल हमारे अंदर से मैच हो गया, फिर अगले वाले से फिर से मैच हो गया। तो अब जब तुम जो लगा दोगे वो एलसी सर्किट उस हिसाब से सेट करके वो टीवी दिखाने लग जाएगा तुमको। तो हमको क्या बोल रहे हैं कि हमको शार्प रेजोनेंस चाहिए, एकदम क्लियर जो है वो रिसेप्शन आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या बोल दिया भाई, बैंडविड्थ छोटी होनी चाहिए। बैंडविड्थ छोटी होने का मतलब क्या? आर कम होना चाहिए कुल मिला। ठीक है, अब एल तो अपन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि रेजोनेंस है उसमें, तो एल और सी की तो सेटिंग है ना आपस में, तो एल और सी इस प्रकार से सेट है कि उसको अपन कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम आर कम करें। ठीक, अब दूसरी चीज ये है कि रेजोनेंस में एक शब्द आया था क्वालिटी फैक्टर। तो अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर यदि ज्यादा है, यानी गुड क्वालिटी का रिसेप्शन है,
गुड क्वालिटी रिसेप्शन है, इसका मतलब सिग्नल्स बढ़िया से आ रहे हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं ना अपन, तो सिग्नल बढ़िया से आ रहे हैं, तो उस केस में क्वालिटी फैक्टर आया था, याद करो 1/r/LC। तो ये क्वालिटी फैक्टर भी यही बोल रहा था कि अगर तुम सिग्नल की क्वालिटी अच्छी करना चाहते हो, अच्छा सर्किट अच्छा करना चाहते हो, सिग्नल को ढंग से रिसीव करना चाहते हो, तो तुमको उस केस में क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा सर्किट के, तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे भी हम यही बोल रहे हैं कि शार्प रेजोनेंस चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, बैंडविड्थ कम करनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला और है, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, सॉरी उल्टा है, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर, ओमेगा नॉट मतलब क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। ये फॉर्मूला भी तुम्हें क्वालिटी फैक्टर क्यू देगा। अब देखो कैसे देगा, क्यू इक्वल टू, अब तुम्हारे पास ओमेगा नॉट का फॉर्मूला तो है ही, पहले निकाला ही था अपन ने, तो ओमेगा नॉट क्या था, 1/√LC होता है ओमेगा नॉट, दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहां रखो तो ये आएगा 1/√LC इनटू बैंडविड्थ, बैंडविड्थ तुमने अभी निकाली वो R/L होती है, R/L होती है, तो R/L। अब इससे तुम्हें मिलेगा Q इज इक्वल टू, इसको मैं √L लिख सकता हूं, √L इंटू √L, एक √L से √L कैंसिल हो गया तो नीचे √L बचा, तो 1/R तो लिखा वही है, √L जो नीचे बचा ऊपर चला गया और नीचे √C बचा वही है, तो इससे क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आ गया ना 1/R√L/C। इसका मतलब क्या है कि पावर जब मैक्सिमम होती है तो उस समय में रेजोनेंस शार्प होता है, मतलब मैक्सिमम पावर होती है उस समय पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है हमारी ओमेगा नॉट 1/√LC, और उसके पहले और बाद दो पॉइंट्स मिलते हैं जिनको हाफ पावर पॉइंट बोलते हैं। उन हाफ पावर पॉइंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देने से तुम्हें बैंडविड्थ मिलती है, और इस बैंडविड्थ को यदि तुम डिवाइड करते हो किससे, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, तो तुम्हें फिर क्वालिटी फैक्टर मिल जाता। ठीक है, तो ये क्वालिटी फैक्टर का कनेक्शन जो है यहाँ पे फिर से आ गया। ठीक, ये यहां तक का पूरा ने पढ़ा। अब लिखने की बारी है, तो कहां से लिखना है ये देख लो तुम, पीछे ले रहा हूं मैं, हाफ पावर पॉइंट से लिखना। ठीक है, इसके बाद पॉज दबा देना, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबा दें और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबा दें और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबा दें, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं और पॉज दबाएं। तो ये आज आपको जो पढ़ाया है उसमें मैंने क्या पढ़ाया, पावर पढ़ाया, एवरेज पावर पढ़ाया, इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ाया। एवरेज पावर से हमने ग्राफ बनाया रेजोनेंस का, और जब रेजोनेंस का ग्राफ बना तो हमको ये पता पड़ा कि उसके आगे और पीछे दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हाफ पावर होती है, उन हाफ पावर को माइनस किया तो हमें बैंडविड्थ मिली। अगर अपन ने रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ से डिवाइड किया तो हमको पता पड़ा कि फिर क्वालिटी फैक्टर आ गया। तो क्वालिटी फैक्टर का एक डेफिनेशन और बनी, ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। इसके पहले अपन ने क्या बनाई थी, VL अपॉन V या फिर XL अपॉन Z बोलो या R बोलो, क्योंकि उस समय Z R के बराबर हो जाता है। ठीक है, और एक और बन गया XC अपॉन R, एक बन गया VC अपॉन V, एक और बन गया ओमेगा नॉट बाय डेल्टा ओमेगा। तो क्वालिटी फैक्टर के बहुत